Hello everyone, good morning. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number one. हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं यह दिन बहुत ही फेमस है, हर किसी को पता होगा। 21 जून के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अच्छा, 21 जून का दिन क्यों ही चुना गया? देन द आंसर विल बी दिस। तो आप सोच रहे होंगे 21 जून का दिन क्यों ही चुना गया? और भी बहुत सारे दिन हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अगर बात की जाए, अगर एक पृथ्वी है तो ये बीच में विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब आज सबसे बड़ा दिन रहा होगा, मतलब 21 तारीख को, कल की अगर बात कर रहे हैं तो 21 तारीख को सबसे बड़ा दिन रहा है पूरे वर्ष का। तो इसलिए इस दिन को चुना गया ताकि इस दिन पूरे दिन खूब सारी ऑक्सीजन रहेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन लेंगे और मतलब योग करेंगे। तो अच्छा, इस महीने में अन्य दिन भी मनाए गए। इस बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, आप लोगों को मैं कई बार हर रोज़ रिवाइज करा रहा हूँ। सो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए। 1 जून को मनाया गया विश्व मिल्क डे मनाया गया। और 5 जून को मनाया गया एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी, क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। याद रखिए, इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट डे, इसलिए मैं इसकी थीम हमेशा बताता हूँ। क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, तो ये इसकी थीम थी, याद रखिए। और 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 12 जून को मनाया गया बाल श्रम निषेध दिवस बोला जाएगा। और 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जून को बताया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस डे। बहुत सारे डे थे लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो था वो बताया। अच्छा, इसके बारे में ये जान लीजिए कि ये कब से मनाया जाना चालू हुआ है। क्या 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब से मनाया जाना चालू हुआ है? तो ये आपका मनाया जाना चालू हुआ है 2015 से। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में अपनी भारत सरकार ने ही यूनाइटेड नेशंस में की जो जनरल असेंबली है, महासभा है, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा कि 21 जून को मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और इसको स्वीकार भी कर लिया गया। तो पहली बार 2015 में योग दिवस मनाया गया था, योगा डे मनाया गया था 21 जून के दिन। कहाँ पर? याद रखिए, पहली बार मनाया गया था राजपथ दिल्ली में, राजपथ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मनाया गया था। तो इतना आप जानिए। और उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था, 35,985 लोग, 35,985 लोगों ने एक साथ बैठ के योगा किया था पहली बार। तो वर्ल्ड गिनीज बुक में लिखा गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश हरित हाइड्रोजन पहल, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? देन द आंसर इज अपना भारत। इसके बारे में और डिटेल में न्यूज आएगा, देन आई विल टेल यू। तो इतना अभी याद रखिए कि जो एक हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन होना है, जब हो जाएगा तो और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। अभी तक इतना जानिए कि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? 21 जून को अभी जस्ट बताया मनाएगा योग डे, और इस दिन एक एप्लीकेशन अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लॉन्च किया है। उस एप्लीकेशन का नाम है एम योगा, ओके। तो इसका नाम याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि 21 जून नहीं पूछेगा लेकिन ये जरूर पूछेगा कि एम योगा डे मतलब योगा एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, ये भी नहीं पूछेगा किस दिन लॉन्च किया गया, क्योंकि लोगों को पता है कि
योगा से रिलेटेड है तो योगा डे को लॉन्च हुआ, लेकिन किसने किया था? तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो इसके बारे में और जैसे अभी रिसेंट में बहुत सारे एप्लीकेशन लॉन्च, मतलब जगह जगह बहुत सारे एप्लीकेशन वो किए गए हैं, उनका अनावरण किया गया है। तो उनको आप जान लीजिए, करेंटली न्यूज़ में थे तो उनके मैं नाम ले रहा हूँ। अभी रिसेंटली कू ऐप जो है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, भारत सरकार इसका कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर रही है, जो कि ये ट्विटर की तरह है। जो ट्विटर होता है उसी की तरह भारत द्वारा बनाया गया एक कू ऐप। ये पिछले साल ही इसको बनाया गया, बल्कि नाइजीरिया सरकार ने क्या किया कि इसको अपने देश में एक तरह से ऑफिशियल लोगों के अकाउंट बनवाए कू ऐप में, और वहाँ की गवर्नमेंट ट्विटर से परेशान हो गई थी तो ट्विटर को बंद करा दिया। कहाँ पर? नाइजीरिया गवर्नमेंट ने। तो अपनी गवर्नमेंट भी कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई है ट्विटर से, तो ट्विटर पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं। तो आप हाल ही में न्यूज़ में था, ये भी जान गए हैं। तो एक एप्लीकेशन हो गया कू ऐप, अभी एम योगा ऐप बताया है। एक और एप्लीकेशन है डीबीटी एप्लीकेशन जानिए, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं और स्कीम आती हैं जो गरीब लोगों के दिए जाते हैं पैसे, और अनाज जो कुछ भी है, जैसे अनाज इसमें दिया जा रहा है कोविड में, तो पैसे भी दिए जाते हैं सब्सिडी के तौर पे। तो बीच में बहुत सारे बिचौलिया होते हैं जो पैसे वगैरह कमीशन के रूप में खा जाते हैं और पूरा एक्चुअल में पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। तो डीबीटी अकाउंट के तहत क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन के तहत लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में उनके जो भी लाभ होंगे उनके अकाउंट में पहुँचेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। तो इतना आप जान लीजिए। और एक चीज़ और मैं वो बताऊँ, लेट मी ओपन आउट न्यू स्लाइड, तो वेट फॉर अ व्हाइल। तो एक और एप्लीकेशन था नमस्ते योगा, नमस्ते योगा। ये एप्लीकेशन जो था ये आयुष मंत्रालय द्वारा तो इसने मिनिस्ट्री जो है लॉन्च किया था। वो ये भी रिलेटेड है किससे, 21 जून से ही रिलेटेड था। ये पहले ही 12 तारीख के अराउंड ये लॉन्च हो गया था एप्लीकेशन, जो कि लक्ष्य रखा था एक तरह से जो योगा डे सेलिब्रेट होना था उसे से रिलेटेड है। अच्छा, इन एप्लीकेशन पे होगा क्या, इन एप्लीकेशन पे जो अभी एम योगा एप्लीकेशन जो मैं बता रहा था, इस पर 2-3 भाषाओं में योगा की वीडियो डाले जाएंगे और दुनिया भर में योग करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। और तो किन किन भाषाओं में डाला जाएगा, अभी तो 2-3 भाषाओं में ही यहाँ पर हैं, उनको आप देख लीजिएगा कि 2-3 भाषाओं में है। लेकिन अभी भविष्य में अभी जल्द ही क्या किया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस में जितनी भी 6 भाषाएं हैं जो कि वहाँ पर मान्य हैं, मतलब जो यूनाइटेड नेशंस की जो असेंबली वहाँ पर 6 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली है, उन भाषाओं में योगा के जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उन 6 लैंग्वेज में होंगे। तो इतना आप जान लीजिए एप्लीकेशन से रिलेटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। केनेथ कोंडा जो हाल ही में चर्चे में थे, किस देश के संस्थापक राष्ट्रपति थे? अच्छा, जो केनेथ कोंडा थे ना, ये जाम्बिया के क्या थे, संस्थापक राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने जाम्बिया की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। तो ये भी हाल ही में मर गए हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है, चर्चे में है। अब जाम्बिया की बात हुई है तो ये अफ्रीकन कंट्री है, देख रहे होंगे, अफ्रीकन कंट्री है, इसमें सारे देश हैं। यहाँ पे रेड सी है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे लाल सागर है, इसी में यहाँ पर जो कलर्ड पार्ट है ये क्या है, जाम्बिया है। आपके लिए टास्क है कि आप देखेंगे जाम्बिया के पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे अंगोला है, DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, तंजानिया है, मालावी है, ये सब हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो जाम्बिया ये हो गया। अब इनके बारे में देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति संस्थापक राष्ट्रपति थे इनके बारे में ये है कि जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति जो केनेथ कोंडा थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि 97 एज में एक्सपायर किए हैं। और जाम्बिया सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए 21 दिन, जिनकी मृत्यु के कारण 21 दिन के
शोक की घोषणा की है। ठीक है, तो इतना अभी जानिए इनके महत्वपूर्ण योगदान क्या रहे हैं किनके, केनेथ कोंडा के। इन्होंने अफ्रीका से HIV एड्स के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान किया था। उसको HIV के खिलाफ एक सक्रियता से बहुत मतलब अभियान के तौर पे काम किया था। तो इनके नाम याद रखिए, न्यूज़ में पक्का आ सकते हैं। उनका अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन की तरह इन्होंने HIV से बचने के लिए, उपाय के लिए जो कुछ भी वो अभियान चलाया जाता है, इनका बहुत प्रयास रहा है। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र, सॉरी हमें लग रहा है क्वेश्चन 5 इज मिसिंग, क्वेश्चन 5 इसको पहले देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? तो भारत के किस राज्य से दो नदियाँ हैं, वरुण और 80? उत्तर प्रदेश के लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश की जो गंगा नदी है कहाँ पर है, वाराणसी से जो बहती है। यहीं पर ये दोनों नदियाँ एक तरह से ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा में आकर मिलती हैं। यहाँ पर बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, पूरे वाराणसी का जितना भी कचरा है, सीवेज जैसे इन नदियों में डाल दिया जाता है, जैसे पॉल्यूशन हो गया है। अब एक तरह से दिखती भी नहीं है, विलुप्त भी हैं ये नदियाँ। तो इनका अभी सरकार ने क्या किया है कि इन नदियों को फिर से इनका वो कायाकल्प वो करने के लिए, फिर से इनकी स्थिति सही करने के लिए समिति का गठन किया है और इसके लिए प्रयासरत है। इसको सही किया जाए, इसमें गंदगी खत्म की जाए। अच्छा आपको मैं बता दूं, वरुण और 80 इन दो नदियों के नाम से ही वाराणसी का नाम पड़ा है। वरुण 80 से वाराणसी हो गया। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। तो ऐसा है। और इसमें क्या था, नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसे कि बोलते हैं NGT, ठीक है, इसने क्या किया कि वाराणसी में वरुणा और 80 नदियों की कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। यह दोनों गंगा नदियों में जाके मिलती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इससे ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूनल ने जो कौन सा ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT बोलते हैं, इसने क्या किया है कि यह कदम इन नदियों को अशोधित सीवेज, जो अनट्रीटेड सीवेज है, अशोधित क्या होता है, कोई भी जो सीवेज आता है, कूड़ा कचरा आता है शहर का, उसको बिना फिल्टर किए, अगर फिल्टर करके कूड़ा कचरे को वो करके केवल उनके लिक्विड पार्ट को ही इसमें भेजा जाए ताकि नदियाँ गंदी ना हो ज़्यादा, तो यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। तो बिना फिल्टर किए ही भेजा जाता था। तो अभी क्या करेंगे कि उनको फिल्टर करके ही उसमें गिरा जाए सीवेज को। इसका मतलब इसका ऐसा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। अगर NGT की बात हुई है तो ये क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। जितने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये क्या करता है, एक तरह से ट्रिब्यूनल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक न्यायिक बॉडी लग रही है। ये है कि जैसा पर्यावरण का बहुत दोहन लोग करते हैं, बड़ा शोषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो जा रहा है दिन पर दिन। तो 2010 में इसको बनाया गया कि जहाँ पर भी जैसे कहीं पेड़ काट लिया गया, तो जहाँ पर भी ऐसे कोई एक्शन होते हैं तो ये तुरंत एक तरह से न्यायिक कार्रवाई करता है ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अगर कोई अति करता है, कोई पर्यावरण को प्रदूषण में बहुत ज़्यादा कोई मतलब प्रदूषित करता है, तो NGT सबसे पहले उस पर रोक लगाता है। ठीक है, तो NGT जान लीजिए। NGT के अध्यक्ष आप बहुत दिन से हैं, आप उनके अध्यक्ष का नाम आपको जानना चाहिए, आदर्श कुमार गोयल। उनके अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, आदर्श कुमार गोयल। ये कौन होता है अध्यक्ष को ज़्यादातर क्या करते हैं, ये सेवानिवृत्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, वो मतलब बनाए जाते हैं। तो आदर्श कुमार गोयल जो रिटायर्ड हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इनको बनाया। और जो पहले जज थे 2010 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, उनका नाम था क्या, लोकेश्वर सिंह पंटा थे। तो उनका नाम याद रखिए, लोकेश्वर सिंह। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। मुझे जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, तो आप इसको जानिए कहाँ पर है, जिनेवा में। यहाँ पर थोड़ा नीचे हो गया है, और इसको जान लीजिए कहाँ पर है, जिनेवा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनियो गुटेरेस, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया, यूनाइटेड नेशंस के
जिस सेक्रेटरी जनरल के रूप में इनको चुना गया है तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं पहले भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर पुर्तगाल की लोकेशन में अभी हाल ही में दिखाया था न्यूज़ में, आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है कि एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। कब से? 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। वोल्कन ओजकिर जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने ही इनके नाम की घोषणा की, इनकी नियुक्ति की घोषणा की। ये पुर्तगाली राजनेता हैं जो पहली बार 2017 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बने थे। अब दोबारा इनको चुना गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे जो राष्ट्रमंडल खेलों में जो होते हैं अपने थे मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह जो अभी इनका निधन हो गया कोविड के कारण। तो ये जो ऐसे भारतीय हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के भारत के नाम रोशन किया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। मिल्खा सिंह के बारे में अगर आप जाने तो फ्लाइंग सिख बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता था? फ्लाइंग सिख, सॉरी कहा जाता था इनको। इनकी जो जब ये गोल्ड मेडल लाए थे पहली बार, वो कौन सा सत्र था? 1958। देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये वेल्स में था। कहाँ पर? वेल्स में जो राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित हुआ था। ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 का है। ठीक है, मिल्खा सिंह के बारे में मैं बता रहा हूँ। सो फ्लाइंग सिख बोला जाता था। 1958 में वेल्स के जो आयोजित हुए थे, क्या नाम है उसका, राष्ट्रमंडल खेलों को, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक लाए थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो याद रखिए आप, ईरान के चुने गए हैं। कहाँ के? ईरान के। थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रही है, तो बस इतना जान लीजिए, ईरान के इब्राहिम राइसी चुने गए। ईरान के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ, कई सारी चीज़ें स्टैटिक। आज समय लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। सीधे जाते हैं कि किस संगठन ने इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है आपके IMF ने। IMF को क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, एक वर्ल्ड बैंक होता है, विश्व बैंक जिसे हिंदी में बोलते हैं। IMF होता है इंटरनेशनल, M फॉर मॉनेटरी मतलब मुद्रा, F फॉर फंड। ठीक है, ये है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये भी बैंक है और ये क्या है? ये भी बैंक है। ये भी दूसरे देशों को सहायता प्रदान करती है जैसे वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक तरह से इसको एक सोसाइटी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। दोनों एक तरह से बैंक है लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। सो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है ना, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने में मदद करने के लिए इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य इस दशक में कम कार्बन युक्त विकास की ओर अग्रसर होना है। IMF जो है प्रमुख के अनुसार, जो उसके जो हेड हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है कि 1.5 से 2 डिग्री तक सीमित करने की का मतलब एक लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ठीक है ना। 1.5 to 2 डिग्री जो टेम्परेचर जो बढ़ा है पृथ्वी का, जो कम करने का प्रयास किया जाएगा इस लक्ष्य के तहत, जो कार्बन प्राइस फ्लो है जो इंटरनेशनल जो स्थापित किया गया है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. I will say if you like this video, you can be a part of my YouTube channel by subscribing it, and you can join my Telegram channel for the study portion.
Thank you very much. Just keep learning, keep growing. Have a great day ahead.